गुड। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 से पाठ 2 बचपन पढ़ेंगे। अगेन से हम अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 से पाठ 2 बचपन पढ़ेंगे। पाठ 2 पढ़ने से पहले मैं आपको उससे जुड़े कुछ कठिन शब्दों को शब्दार्थ के रूप में मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आपको पहले मैं वो समझा देती हूँ, ठीक है। शब्दार्थ, सयाना, सयाने का अर्थ होता है होशियार। शताब्दी, शताब्दी का अर्थ है यहाँ पर 100 सालों का समय, यानी 100 सालों का समय। सख्त, सख्त का अर्थ है कठोर। आरामदेह, आरामदेह का मतलब होता है आराम देने वाला या आराम देने वाली चीज। कैस्टरोल, कैस्टरोल का अर्थ है चिकनाई वाला तेल, गाढ़ा तेल। ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल का तेल मतलब है जैतून का तेल। इधर देखिए मन भावनी, मन को अच्छी लगने वाली। कोलाहल, कोलाहल का अर्थ है शोर। मॉडल, मॉडल का अर्थ है नमूना। आश्वासन, आश्वासन का मतलब होता है भरोसा या विश्वास। सहजता, सहजता का अर्थ होता है सरलता या आसानी से। सुविधे, सुविधे का अर्थ है सुविधाजनक। ये थे आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत पाठ 2 बचपन के कुछ कठिन शब्द। जब हम पाठ को पढ़ेंगे तो ये कठिन शब्दों को आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि मैंने इनका शब्दार्थ कर दिया है, ठीक है। अब हम अपने पाठ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा उसको सारांश के रूप में देख लेते हैं, फिर मैं पढ़ते पढ़ते आपको समझाऊंगी। हमारी जो लेखिका है कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती, हमारे पाठ जो बचपन है उसकी लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती के बारे में बता देती हूँ आपको कि कृष्णा सोबती जो है अपने बचपन की सारी बातें एक सर्वर नामक व्यक्ति के माध्यम से आपको बता रही है। लेखिका अपने बचपन में क्या क्या करती थी, कौन कौन सी चीजें स्वाद लेकर खाती थी और कैसे कपड़े पहनती थी, और उसको लेखिका को बचपन की हर छोटी से छोटी बात बहुत अच्छे से याद थी। उसके बचपन में सड़कें कैसी थी और किन किन सुविधाएं, किन किन चीज़ों के लिए सुविधाएं थी। वर्तमान में आज बहुत सारी सुविधाएं, लेकिन लेखिका के समय में सारी सुविधाएं नहीं थी। कुछ चीज लेखिका को कुछ कपड़े इतने अच्छे लगते थे कि उसकी स्मरण शक्ति में आज भी है। तो लेखिका अपने बचपन की सारी बातें इस पाठ में एक सर्वर नामक व्यक्ति के माध्यम से आपको बता रही है। लेखिका आपसे ये भी कह रही है इस पाठ में कि मैं आपकी दादी हो सकती हूँ, नानी हो सकती हूँ, मौसी हो सकती हूँ, बुआ हो सकती हूँ, ताई हो सकती हूँ, मतलब आपसे इनमें से मेरा कोई ना कोई रिश्ता अवश्य हो सकता है। तो इन सब नामों से आपको कैसा प्रतीत होता है कि लेखिका शताब्दी की है। यहाँ पर मैंने शताब्दी शब्द लिखा है ना, शताब्दी की है मतलब लेखिका अपने 100 वर्ष पूरे करने वाली है या 100 वर्ष के बीच की आयु की लेखिका है। तो लेखिका को इस उम्र में भी अपने बचपन की सभी बातें बहुत अच्छे से स्मरण है। लेखिका को ये भी याद है कि उसको चश्मा क्यों लगाना पड़ा, और चश्मा लगाने के बाद उसे उसके चचेरे भाई क्या कहकर चिढ़ाते थे। यानी लेखिका के स्मरण में उसके बचपन की छोटी से छोटी बात बहुत अच्छे से याद है। तो आइए अब इस पाठ को हम पढ़ते पढ़ते समझेंगे। बचपन, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। लेखिका यहाँ पर कहती है आपको संबोधित करते हुए कि मैं अब आपको अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। लेखिका अपने परिवार में सबसे ज्यादा उम्र वाली है, क्योंकि सब उसको बड़े सम्मान से, कोई जीजी कहता है, कोई मौसी कहता है, कोई बुआ कहता है, कोई नानी कहता है, कोई दादी कहता है। तो इन नामों से आपको पता चल रहा है ना कि लेखिका घर में सबसे ज्यादा उम्र वाली महिला है। हाँ,
लेखिका कहती है कि मैं अब इस उम्र में अपने आप को ज्यादा बड़ा बड़ा महसूस करने लग गई हूँ। यानी उसकी उम्र 60 साल की हो सकती है, 70 की हो सकती है, 50 की हो सकती है, यानी 100 साल की एक जो शताब्दी होती है उसके बीच की कोई भी उम्र उसकी हो सकती है। इस मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहन रही थी, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में हर तरह की पोशाकें पहनी है। पहले फ्रॉक, फिर किनर, बॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और गुलदार कुर्ते। लेखिका अपने पहनने ओढ़ने का ढंग बता रही है कि पहले मैं जब छोटी थी, बचपन में थी, तो मैं बहुत रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी और कई प्रकार की फ्रॉकें पहनती थी, डिजाइन वाले कपड़े पहनती थी। लेकिन अब उसकी उम्र हो चुकी है तो वो क्या है, अब रंग बिरंगे कपड़े उसको पहनना पसंद नहीं है। उसको साधारण कपड़े पहनना पसंद है, हल्के रंग पहनना पसंद है। जैसे कि लेखिका ने आपकी बुक में बताया कि उसको सफेद कलर, हल्की गुलाबी, इस तरीके के कपड़े पहनना पसंद है। बचपन के कुछ फ्रॉक को मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चिमनोटा वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। लेखिका अब अपने जो कपड़े पहनती थी उनकी विशेषताएं बता रही है कि मेरे कपड़े किस प्रकार के हुआ करते थे। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन रखने का भी चलन था। यहाँ पर एक शब्द आया है चलन। चलन का मतलब क्या होता है, रीति रिवाज, परंपरा, यानी पहनने का तरीका। लेखिका अपने समय में अपनी फ्रॉक की सबसे ऊपर वाली जेब में रुमाल रखा करती थी और बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाया करती थी। तो उस समय इन सब चीजों का चलन था, यानी परंपरा थी, तरीका था, फैशन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी, दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की ओर प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। लेखिका इस पैराग्राफ में सिर्फ अपने पहनने ओढ़ने के कपड़ों के बारे में ही आपको बता रही है। चलिए अब हम पाठ को आगे पढ़ते हैं। मुझे अपने मोजे और स्कॉटिंग भी याद है। अब लेखिका ने अपने पहनने के वाले कपड़ों के बारे में सब कुछ बता दिया। अब अपने दूसरी चीजों के बारे में भी आपको बता रही है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। अब लेखिका कहती है कि बचपन में कुछ काम ऐसे थे जो स्वयं हमको ही करने पड़ते थे। अपने मोजे धोने पड़ते थे, अपने जूते धोने पड़ते थे और उनको पॉलिश करके अच्छे से चमकाया भी जाता था। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। यहाँ पर इतवार शब्द आया। इतवार किसको कहते हैं? रविवार को, संडे को। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। अब लेखिका सर्वर नाम के व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहती है कि सर्वर, आज मुझे बूट पॉलिश करना बहुत पसंद है। यानी अपने बचपन की बात लेखिका किसको सुना रही है? एक सर्वर नामक व्यक्ति को सुना रही है। अब वो व्यक्ति कौन हो सकता है? आप हो सकते हैं, मैं हो सकती हूँ, उसका बेटा हो सकता है, लेखिका का नाती हो सकता है, पोता हो सकता है, या उसका पड़ोसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मैं और तुम भी हो सकते हैं। यानी लेखिका सर्वर नामक व्यक्ति को संबोधित करते हुए अपने बचपन की सभी बातें बता रही है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कई ज्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते हैं उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। लेखिका के समय कुछ नए डिजाइन के शूज नहीं चलते थे, जूते नहीं चलते थे, एक ही प्रकार के ज्यादातर जूते हुआ करते थे। तो वह जूते काटने वाले थे, जैसे पैरों में छाले पड़ जाना, स्किन में, अपनी चमड़ी में थोड़ा रगड़ लग जाना। इसलिए लेखिका हमेशा उनके जूतों में अपना कॉटन या रुई लगाकर रखती थी ताकि उसके पैरों को कोई नुकसान ना हो। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास भी जरूर रखते। जूता
लगा दो कोई रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। अब लेखिका इस बात पर जोर देते हुए कहती है, हाँ सरवर, तुम्हारे और मेरे समय में काफी अंतर आ गया है। आजकल इतनी सुख सुविधाएं हो गई है जो कि मेरे समय में नहीं थी। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह की नाक में इसकी गंध आने लगती। अब लेखिका कहती है कि मेरे समय में हमें ऑलिव ऑयल पीना पड़ता। ऑलिव ऑयल का यहाँ पर मैंने रख दिया है ना आपको। ऑलिव ऑयल का क्या है? जैतून का तेल। लेखिका को हर शनिवार को जैतून का तेल पीना पड़ता था। शनिवार के दिन उसकी नाक में उस चीज की महक आने या गंध आने लग जाती थी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। लेखिका इतनी उम्र में कहती है सरवर से या हमसे या तुमसे कि उस समय अगर हम इस तेल को नहीं पीते तब भी हमारी सेहत पर कोई असर होने वाला नहीं था। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल चुकी हैं। लेखिका अब आगे अपने बचपन के बारे में कहती है कि मैं तुम्हें अब बताऊंगी कि तुम्हारे और मेरे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यानी मैं बचपन से कितनी उम्र पार करके आ चुकी हूँ और उस समय में और आज के समय में कितनी दूरियां हो चुकी हैं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गए हैं, सैतूत और फालसे और खसखस के शरबत को पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमन मिंटो मिलती थी। अब जो बच्चों की खाने पीने की चीजें हैं, तो लेखिका के समय में बच्चे समोसा कचौड़ी ज्यादा खाना पसंद करते थे, तो उनमें क्या परिवर्तन हुआ? आज बच्चे कचौड़ी समोसा की जगह पेटीज खाने लग गए हैं। और जो कोल्ड ड्रिंक्स थी, उस लेखिका के समय में कोल्ड ड्रिंक्स सिर्फ कोक पेप्सी हुआ करती थी, जिसे लेमन मिंटो भी मिलती थी। लेकिन आज क्या है, जो कोल्ड ड्रिंक्स है, पेय पदार्थ है, उनको कई वैरायटी के आने लग गए हैं। लेखिका के समय ज्यादा वैरायटी के नहीं थे। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बेकर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्रीज मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। अब लेखिका बताती है कि हम सब हमें जो भाई बहन थे सभी की ड्यूटी लगती थी रेस्टोरेंट से चॉकलेट लाने की। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भाग गई। अब लेखिका कहती है कि जो मॉल था उसके काउंटर पर जो चॉकलेट के डिब्बे रखे रहते थे उसकी महक दूर से ही आने लग जाती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट, टॉफी और स्कॉट रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा लेकर खाती थी। अब लेखिका यहाँ पर उसकी आदतों के बारे में बता रही है कि मैं कभी भी कोई चीज खड़े खड़े नहीं खाती थी, चॉकलेट भी नहीं खाती थी। जब मैं रात में खाना खाने के बाद बिस्तर में सोने जाती तभी मजा ले लेकर अपनी चॉकलेटों को खाया करती थी। और लेखिका कुछ नियम भी बता रही है कि मेरे समय में सिर्फ एक ही दिन चॉकलेट खरीदने की इजाजत मिलती थी, परमिशन मिलती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी कसवा चॉकलेट सोचकर ही मुंह में पानी भराए। चेस्टनट एवं गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब भी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा
हाथ का कमाल है, नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चला, जोर गरम बाबू मिलाया मजेदार। उन दिनों स्कूल के बच्चे को आता था, कुछ बच्चे पुड़िया पर तेल मसाला बरपाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक वह पुड़िया चलती, एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और एकदम खाने में एक खास ही ले रखता रहती। लेखिका यहाँ पर बताती है कि उस समय जो भुने हुए चने एक कागज की पुड़िया में मिलते थे। आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर भी देखा होगा कि आज भी भुने हुए चने या चने की पापड़ी कागज के एक पैकेट में मिलती हैं। तो वो चीजें लेखिका के समय में भी मिलती थी। जब सभी बच्चे उस समय स्वाद से चने खाते थे, तभी एक फिल्म का गाना भी आया था, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार। तो इस गाने को सभी बच्चे कब गाते थे? जब चनों को खाते थे, तभी इस गाने को खूब गुनगुनाते थे। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता। लेखिका अपने बचपन की बातें बताती हुई कहती है कि उस समय बच्चे खूब घुड़सवारी किया करते थे। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कम तर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब अष्टपुष्ट का मतलब क्या है? तंदुरुस्त, खूबसूरत उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाकू का पहाड़ ऊंचा, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हो। अब शिमला की कुछ बातें लेखिका आपको बताना चाहती है कि वहां पर जो चर्च थे, उनकी जो घंटियां बजती थी, तो ऐसा प्रतीत होता था शिमला में कि स्वयं ईश्वर यीशु कुछ कहना चाह रहे हो। सामने आकाश का सूरज हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानें की चमक के भी क्या कहने, स्केटर पॉइंट की भी भीड़ उमड़ना, कोलाहल का मतलब क्या है? भीड़भाड़। अब लेखिका यहाँ पर बताती है कि शाम होते ही शिमला में चारों तरफ रोशनी रोशनी हो जाती थी और जो घूमने वाले लोग हैं उसी समय ज्यादा आते थे, इसलिए चारों तरफ कोलाहल रहता था, शोर रहता था, चहल पहल रहती थी। सर्वर स्केटर पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। अब लेखिका फिर सर्वर को संबोधित करते हुए कहती है कि जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। लेखिका कहती है कि उस समय एक दुकान हुआ करती थी जिसके सामने एक कालका ट्रेन का मॉडल यानी नमूना रखा हुआ था। आपने देखा होगा किसी भी दुकान में आप जाते हैं, मान लो गाड़ियों की दुकान है, तो मॉडल के लिए, नमूने के लिए गाड़ी को बाहर रख देते हैं। कपड़ों की दुकान में जाते हैं तो कपड़ों को ये बताने के लिए कि ये कपड़े की दुकान है, तो कुछ कपड़ों को बाहर टांग देते हैं। ठीक वैसे ही वहां पर एक कालका ट्रेन का मॉडल भी रखा हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंग है। ये ट्रेन किस लिए रखी हुई थी? सबको आकर्षित, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक ट्रेन का मॉडल यानी नमूना रखा हुआ था, सबको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। सभी लोग उसको देखने आते थे क्योंकि उस समय ट्रेनें कम चलती थी। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। लेखिका कहती है मेरे बचपन के समय सबसे तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। देखा एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, ये देखो वह गायब, उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था, वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। देखिए लेखिका बताती है कि उस समय हवाई जहाज भी कम देखने को मिलती थी। आसमान में जब कोई हवाई जहाज उड़ता तो सभी बच्चे उसको देखकर चिल्लाने लगते, देखो देखो कितना बड़ा पक्षी उड़ के जा रहा है। और उस पक्षी की इतनी स्पीड
हुआ करती थी कि वो बादलों में तुरंत खो जाता था। तो सभी बच्चे उस समय हवाई जहाज को किस नाम से बोलते थे? बड़े पक्षी के नाम से। लेकिन आज आप सभी जानते हैं कि सभी बच्चे जानते हैं कि आसमान में उड़ने वाले को हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आदि नामों से पुकारा जाता है, क्योंकि आज बच्चों को इन सब चीजों की बहुत अच्छे से जानकारी है। अब देखिएगा यहाँ पर ये भी बताना चाहती है आपको कि मुझे वह दुकान भी याद है जब मेरी आंखों पर पहली बार चश्मा लगवाया गया था, और जिस डॉक्टर ने मुझे चश्मा लगाया था वो कौन था? एक अंग्रेज था। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चचेरे की ओर देखते हुए कहते, आंखों में कोई तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। यह लड़की को मालूम नहीं सूरत बनी लंगूर की। लेखिका यहाँ पर कहती है कि मैंने जब चश्मा लगाया, पहली बार चश्मा लगाया, तो सभी लोग मुझे देख देख कर कहते हैं इतनी छोटी उम्र में चश्मा लग गया, बेटा कुछ खाया पिया करो, दूध पिया करो। तो मैं भी क्या करती, डॉक्टर साहब की बात को उनको बता देती कि डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें चश्मा लगेगा, फिर उतर जाएगा। फिर लेखिका कहती है देखो डॉक्टर साहब की बात कितनी सही निकली, मेरा चश्मा अभी तक नहीं उतरा, इतनी उम्र की हो गई हूँ, मेरा चश्मा अभी आंखों से नहीं उतरा है, बल्कि उसके नंबर कम होते चले गए, यानी मेरी दृष्टि जो है, देखने की क्षमता है, वो कम होती चली गई है। और लेखिका को उनके चचेरे भाई चिढ़ाने लग गए थे, क्योंकि उसने पहली बार चश्मा लगाया था, उसको अटपटा लग रहा था, अजीब लग रहा था। तो उसके चचेरे भाई उसको चिढ़ाकर क्या कह रहे थे कि आंख पर लगाया चश्मा ताकि सूझे दूर की, लड़की को मालूम नहीं सूरत बनी दूर की। यानी उसके चचेरे भाई से क्या कहना चाहते थे कि तुम चश्मा लगाकर लंगूर की तरह लग रही हो, बंदर की तरह लग रही हो, तुमने चश्मा इसलिए लगाया ताकि तुमको दूर का दिखाई दे। मैं खींची, मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर ये शेर बुरा ना था। लेखिका कहती है मुझे गुस्सा आने लग गया, मेरे चचेरे भाई ने मुझसे इस प्रकार कहा। तो जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही सूरत बनी लंगूर की, नहीं हाँ। अब लेखिका अपने कमरे में जाती है और दर्पण के सामने, आईने के सामने खड़ी हो जाती है। पहले चश्मा लगा के देखती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, फिर चश्मा को हटाती है, फिर देखती है मैं कैसी लग रही हूँ। इस बात को उसने कई बार रिपीट किया, कई बार दोहराया, लगाया उतारा, लगाया उतारा। इसी प्रकार मैं अपने आप में निरीक्षण करती रही, अपने आप को देखती रही कि मैं किस में ज्यादा अच्छी लग रही हूँ, चश्मे में या चश्मे के बिना। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी जब वो चचेरे के साथ घुल मिल गई। चश्मा अब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सरल सुबीते वाली हिमाचली टोपी। सुबीते का मतलब क्या है? सुबीते का मतलब मैंने आपको यहाँ पर बताया है सुविधाजनक। लेखिका अपने समय में दुपट्टा ओढ़ने से ज्यादा अभी भी वह कैप लगाना यानी टोपी लगाना पसंद करती है। ये था आपका पाठ 2 बचपन। मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक से इसको पूरा समझा दिया है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क भी देना चाहती हूँ, कुछ प्रश्न उत्तर भी हल करवाना चाहती हूँ। सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में क्या करना है, आपके पाठ 2 के ये शब्दार्थ लिखने हैं और इनको लर्न भी करना है। लर्न करने से क्या फायदा होगा, अब जब आप पाठ पढ़ोगे तो इन शब्दों के आपको अर्थ मिलेंगे और आप बहुत अच्छे से उनके उत्तर भी लिख पाओगे। तो ठीक है, हम थोड़े से प्रश्न के ऊपर भी ध्यान दे देते हैं। सबसे पहले हम संस्मरण से प्रश्न
प्रश्न नंबर 1 हल करेंगे। पहला आपका प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? तो बताइए, हमने जब पाठ पढ़ा था शुरू में तो लेखिका ने बताया था कि उसको हर रविवार को क्या क्या काम करने पड़ते थे। लेखिका को हर रविवार को अपने मोजे और शूज खुद धोने पड़ते थे और पॉलिश करके उनको चमकाना पड़ता था। ये था आपका प्रश्न 1 का उत्तर। प्रश्न नंबर 2, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। अब लेखिका ने आपको बताया कि उसके समय में और आपके समय में कितनी दूरी हो चुकी है। तो लेखिका कुछ बातों को दोहराते हुए कहती है, आपको उत्तर में कैसे लिखना है कि लेखिका कहती है, लेखिका कहती है, एक, तब तुम घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन न थे, जबकि आज ये सब हर घर में। लेखिका क्या कहती है कि पहले सिर्फ एक ही ग्रामोफोन हुआ करते थे, टेलीविजन यानी टीवी किसी किसी के घर में नहीं थी या नहीं थी, लेकिन आज हर घर में टीवी है और कई मोबाइल है। एक एक घर में कितने कितने मोबाइल आपको बात करने के लिए मिल जाएंगे। तो लेखिका के समय सिर्फ एक ही ग्रामोफोन हुआ करता, जबकि आज हर घर में टीवी और मोबाइल है। और लेखिका के समय में जो कुल्फी मिला करती थी वो किसमें बदल गई है? आइसक्रीम में। और कचौड़ी समोसा किसमें बदल गए? पेटीज में। और शरबत कोक पेप्सी में बदल गए। आप अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़ें और भी कई ऐसे पॉइंट बना सकते हैं जिसमें ये पता चलता हो कि आज के समय और लेखिका के समय में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। लेखिका के समय में बाकी सड़कें चौड़ी नहीं हुआ करती थी, हवाई जहाज बहुत कम देखने को मिलते थे, लेकिन आज वर्तमान में शिमला में कई सुविधाजनक होटल खुल गए हैं, कई रोड बन गए हैं और कई हवाई जहाज अड्डे भी हैं और आसमान में कई हवाई उड़ते हुए दिखाई देते हैं। पाठ से पता करके लिखूंगी, लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा? चश्मा लगाने पर उसके चचेरे भाई उसको क्या कहकर चिढ़ाते थे? प्रश्न नंबर 3, लेखिका को चश्मा इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि वो दिन की रोशनी को छोड़कर रात में लैंप की रोशनी में पढ़ाई करती थी, जिसके कारण उसकी आंखें कमजोर हो गई और उसे चश्मा लगाना पड़ा। और लेखिका के चचेरे भाई उसको कहकर चिढ़ाते थे कि आंख पर लगाया चश्मा ताकि सूझे दूर की, ये लड़की को मालूम नहीं सूरत बनी लगुड़ की। ये था आपके प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। आप पाठ्य पुस्तक पढ़ के इसको और भी अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 4 है, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा लेकर खाती थी? अब ये आप पाठ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि लेखिका कौन कौन सी चीजें स्वाद लेकर खाती थी। चने खाती थी, शरबत कोक पेप्सी समोसा कचौड़ी, इन सब चीजों को आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ो और उत्तर के रूप में लिखो। यानी इस प्रश्न नंबर 4 को आपको सेल्फ स्टडी में करना है। अब हम संस्करण से आगे प्रश्न नंबर 1, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाजें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला काल के ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखिए। आप देखिए, लेखिका के समय बहुत कम चीजें हुआ करती, जैसे काल के ट्रेन का मॉडल, आसमान में उड़ती हुई एक हवाई जहाज, या बहुत कम ही चीजें थी जो दूसरों को आकर्षित कर सके। लेकिन वर्तमान समय में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हमेशा आकर्षित करती रहती हैं। अब इसको भी आपको सेल्फ स्टडी में करना है। लेखिका के समय में बहुत सारी चीजें आकर्षित करने वाली नहीं थी, लेकिन आपके समय में यानी आज वर्तमान में बहुत सारी चीजें आपको आकर्षित करती है, जैसे लैपटॉप, स्क्रीन टच मोबाइल, कई बहुत सारी मशीनें, तेज रफ्तार वाले लड़ाकू विमान, मशीनों के बारे में, हथियारों के बारे में जो आज वर्तमान जीवन शैली में आपको सुनने में और देखने में मिलते हैं, उनको आपको अपने ढंग से अपने द्वारा लिखना है। यानी इस प्रश्न को भी आपको सेल्फ स्टडी में करना है। प्रश्न नंबर 2, अपने बचपन की कोई मनमोहक
घटना याद करके विस्तार से लिखो। ये भी आपको सेल्फ स्टडी में करना है। जैसे लेखिका ने अपने बचपन से जुड़ी सारी घटनाएं एक सर्वर व्यक्ति के माध्यम से बताई है, ठीक वैसे ही आप अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना जो आपको बहुत अच्छे से याद हो, उसको आप अपने शब्दों में इस उत्तर में लिखिए। सन 1900 अनुमान और कल्पना। सन 1935-40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास किए। हमने पाठ पढ़ा और शिमला के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की। तो ये पाठ पढ़ते पढ़ते आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। मैं आपको इसका उत्तर बता देती हूँ, उसी ढंग से आपको लिखना है। लेखिका का बचपन अधिकांश शिमला में गुजरा। उन दिनों शिमला में विकास होने लगा था। देखिए, लेखिका के समय में शिमला में धीरे धीरे विकास होने लगा था, नई नई चीजों का आगमन हो गया था। वहाँ रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें आदि खुल गई थी, जहाँ खाने पीने की अनेक चीजें मिलती थी। कभी कभी हवाई जहाज भी दिखाई दे जाते थे। देखिए, लेखिका के समय में, इसका उत्तर आपको ऐसे लिखना, लेखिका के समय में शिमला में विकास होने लग गया था, नई नई सड़कें बनने लग गई थी और आसमान में एक से ज्यादा हवाई जहाज देखने को मिल गए थे, कई दुकानें खुल गई थी, कई रेस्टोरेंट खुल गए थे, बड़े बड़े मॉल बन गए थे। इन सब चीजों का विकास हो गया था। लेखिका ने इस संस्करण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। देखिए, इस पाठ में लेखिका ने एक व्यक्ति के माध्यम से अपने बचपन की सारी बातें आपको बताने की कोशिश की है। सर्वर कौन हो सकता है, बताइए, सोचो। मैंने आपको पाठ पढ़ते पढ़ते इसका उत्तर दिया था। हो सकता है सर्वर उसका पड़ोसी हो, उसका पोता हो, नाती हो, भाई हो, या और कोई दूर का रिश्तेदार हो, कोई भी हो सकता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको ये लिखना है कि लेखिका का संबंध सर्वर से उसके पोते के रूप में, भाई के रूप में, पड़ोसी के रूप में, नाती के रूप में हो सकता है। ये थे आपकी पसंद भाग 1 से प्रश्न उत्तर। फिर ध्यान से आप अपना होमवर्क सुन लीजिए। आपको आपकी पाठ्य कॉपी में ये शब्दार्थ लिखना है, याद करना है और इस पाठ से सारांश तैयार करना है। और जो मैंने प्रश्न उत्तर आपको मौखिक तौर पर समझाए, उनको भी आप अपनी नोट कॉपी में करना है और जो सेल्फ में दिए हैं उनको भी अच्छे से करना है। ओके बच्चों, थैंक यू।